नमस्कार। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो दिसंबर 2025 की शुरुआत की एक बहुत ही कह सकते हैं कि उलझी हुई लेकिन मज़ेदार कहानी बताती हैं। एक तरफ मतदाता सूची में सुधार की कोशिशें हैं जो विवादों में घिर गई हैं, दूसरी तरफ आसमान छूते हवाई जहाज के टिकट हैं। और इन सब के बीच कोसी नदी के किनारे बसे लोगों की एक दिल दहला देने वाली हकीकत भी है। हाँ, और जब हम इन अलग-अलग खबरों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आता है। क्या पैटर्न? ये पैटर्न है नियंत्रण का या कंट्रोल का। अच्छा। चाहे वो चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश हो, नदी के बहाव को या फिर अर्थव्यवस्था को। इन सभी स्रोतों में हमें एक ही सवाल बार-बार मिलता है। और वो क्या है? वो ये कि जब हम किसी जटिल सिस्टम को मतलब किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अनपेक्षित परिणाम क्या होते हैं? पे इस एक धागे को पकड़ना और ये समझना कि नियंत्रण करने की इन कोशिशों का नतीजा क्या निकल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की उस बुनियाद से जहां नियंत्रण की ये कोशिश सबसे ज्यादा नजर आ रही है, यानी मतदाता सूची से। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोतों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर को लेकर काफी गहमागहमी है। खास तौर पर बिहार से खबरें आ रही हैं जहां बताया जा रहा है कि लाखों लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। हाँ। लेकिन ये कोई साधारण नोटिस नहीं है। ये साइक्लो स्टाइल नोटिस है। साइक्लो स्टाइल, ये तो बहुत पुरानी तकनीक है। हाँ, बहुत पुरानी और सस्ती छपाई की तकनीक। और इसका इस्तेमाल ये एक तरह से इशारा करता है कि यह प्रक्रिया कितने बड़े पैमाने पर और शायद थोड़ी लापरवाही से की जा रही है। और ये सिर्फ प्रक्रिया की बात नहीं है, ये उन लोगों पर पड़ने वाले दबाव की भी कहानी है जो इस प्रक्रिया को जमीन पर लागू कर रहे हैं। येलोस की बात कर रहे हैं। हाँ, बूथ लेवल अधिकारी। स्रोतों के मुताबिक उन पर लक्ष्य पूरा करने का भारी दबाव है और ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी भी दी जा रही है। तो मतलब जमीनी स्तर पर तो हड़बड़ी और तनाव का माहौल होगा। जाहिर है। लेकिन यहाँ एक कानूनी पेंच भी है जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाँ, और वो सबसे जरूरी है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए उनके पास नागरिकता का आकलन करने का अधिकार है। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है और यही इस पूरे मामले का केंद्र है। चुनौती देने वालों का तर्क सीधा है क्या? कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का नहीं बल्कि सरकार और अदालतों का काम है। सही। चुनाव आयोग का काम ये देखना है कि जो योग्य नागरिक हैं उनका नाम सूची में हो। तो यहाँ जो नियंत्रण की कोशिश हो रही है वो अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को लांघ रही है। और इसीलिए ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल बन गया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही, ये लोकतंत्र की बुनियाद पर एक बहस बन गई है। और इसकी गूंज हमें संसद में भी सुनाई दी। हाँ बिल्कुल। विपक्ष इस एसआईआर प्रक्रिया पर तुरंत बहस चाहता था, लेकिन सरकार का कहना था कि इस पर चर्चा चुनावी सुधारों की व्यापक बहस के साथ होगी। और बीच में वंदे मातरम का मुद्दा भी उछला। हाँ, और दोनों तरफ से एक दूसरे पर ध्यान भटकाने के आरोप लगे। ये संसदीय रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ। यहाँ मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि बहस कब होगी, तो फिर क्या? मुद्दा ये है कि बहस का एजेंडा कौन तय करेगा। अच्छा। किसी एक मुद्दे को दूसरे बड़े मुद्दे के साथ जोड़कर आप उसकी तात्कालिकता को, उसकी अर्जेंसी को कम कर देते हैं। ये भी विमर्श को नियंत्रित करने का एक तरीका है। सत्ता पक्ष ये तय करना चाहता है कि किन शर्तों पर और कब बात होगी, जबकि विपक्ष उस नियंत्रण को तोड़ना चाहता है। तो ये तो हुई लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश। लेकिन जब व्यवस्था को नियंत्रित करने की दूसरी कोशिशें होती हैं तो नतीजे और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। खासकर जब उनका असर आम आदमी की जेब पर सीधा पड़ता है। हाँ, इंडिगो संकट को ही ले लीजिए। हाँ, वो तो पूरी तरह से केस स्टडी है कि कैसे एक अच्छा इरादा भी अगर सही योजना के बिना लागू किया जाए तो पूरे सिस्टम में अफरा तफरी मचा सकता है। बिल्कुल। कहानी ये है कि पायलटों के आराम और ड्यूटी के घंटों को लेकर नए नियम यानी एफडीटीएल लागू किए गए। मकसद तो अच्छा था, सुरक्षा बढ़ाना। हाँ, ताकि थके हुए पायलट विमान न उड़ाए। लेकिन इंडिगो ने इन नियमों के असर का कह सकते हैं कि गलत अनुमान लगाया और उनकी योजना में भारी कमियां थीं। और नतीजा सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गईं और बाजार में हाहाकार मच गया। एक खबर ने तो सबका ध्यान खींचा। वो 1.3 लाख वाली? हाँ, हैदराबाद से भोपाल के लिए एयर इंडिया की एक टिकट की कीमत 1.3 लाख रुपए तक पहुंच गई। ये अविश्वसनीय है और ये दिखाता है कि बाजार कैसे काम करता है।
जैसे ही एक बड़ी एयरलाइन सिस्टम से बाहर हुई, मांग और आपूर्ति का वो पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प और विवादास्पद मोड़ आया, वो सरकार के हस्तक्षेप से आया। क्या किया सरकार ने? डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस तो जारी किया, लेकिन दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन मंत्री ने यात्रियों को राहत देने के लिए उन्हीं सुरक्षा नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। एक मिनट, क्या? हाँ, मतलब जिन सुरक्षा नियमों को लागू करने की कोशिश हो रही थी, संकट आने पर उन्हीं को ताक पर रख दिया गया। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर नियंत्रण की वो दुविधा सामने आती है। सरकार के सामने दो विकल्प थे। क्या विकल्प थे? या तो वो पायलटों की थकान से जुड़े सुरक्षा मानकों पर अड़ी रहती, जिससे यात्रियों की परेशानी कुछ और दिन चलती, और दूसरा? या फिर वो परिचालन को सामान्य करने के लिए सुरक्षा से अस्थायी समझौता कर लेती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ये तो एक बहुत ही जटिल फैसला है। बहुत जटिल, और ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक समस्या को नियंत्रित करने की कोशिश एक दूसरी, शायद उससे भी बड़ी समस्या को जन्म दे देती है। व्यवस्था पर दबाव और मुश्किल सरकारी फैसलों की बात चली रही है, तो अर्थव्यवस्था पर आते हैं। हाँ। यहाँ भी नियंत्रण को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर रुपए की कीमत को लेकर। रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर के करीब पहुंच रहा है। हाँ, और इसके पीछे कई जाने माने कारण हैं। अमेरिकी टैरिफ की वजह से हमारे निर्यात पर दबाव है। लोग सोने चांदी में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, जिससे डॉलर बाहर जा रहा है। और विदेशी निवेशक भी पैसा निकाल रहे हैं। सही, ये सब भारी कारक हैं, लेकिन असली कहानी वो रिजर्व बैंक की बदली हुई रणनीति में छिपी है। और वो रणनीति क्या है? पहले तो आरबीआई रुपए को बचाने के लिए बाजार में डॉलर बेचता था। हाँ, जिसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। बिल्कुल। पहले आरबीआई कह सकते हैं कि रुपए को एक मजबूत रस्सी से पकड़कर रस्सी काफी ढीली छोड़ दी है। आरबीआई कह सकते हैं कि रुपए को एक मजबूत रस्सी से पकड़कर गिरने से बचाने की कोशिश करता था। और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने वो रस्सी काफी ढीली छोड़ दी है। आरबीआई अब उतना हस्तक्षेप नहीं कर रहा और रुपए को बाजार की ताकतों के हिसाब से अपना स्तर खोजने दे रहा है। मतलब एक तरह से फ्री फ्लोट। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा नीतिगत बदलाव है। लेकिन क्या ये एक बड़ा जोखिम नहीं है? अगर रुपया इतना गिरता है तो आयात महंगा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। जोखिम तो निश्चित रूप से है, और शायद हम उसका असर देख भी रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक सोच हो सकती है। क्या सोच? शायद आरबीआई को लगता है कि एक कमजोर रुपया हमारे निर्यातकों के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकता है। अच्छा, वो कैसे? जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय सामान विदेशी बाजारों में सस्ता हो जाता है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है। हाँ, आरबीआई ने रुपए पर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण को कम करके उसे अर्थव्यवस्था के लिए एक समायोजन तंत्र, मतलब एक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल करने का दाव खेला है। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ आरबीआई आर्थिक नियंत्रण छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए नागरिकों पर नियंत्रण बढ़ाती हुई दिख रही है। आप संचार साथी ऐप और ध्रुव की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं संचार साथी ऐप और ध्रुव डिजिटल एड्रेस सिस्टम की बात कर रही हूँ। और यहीं पर नियंत्रण की बहस एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। सुविधा और सुरक्षा बनाम निजता और निगरानी। सरकार का तर्क तो यही है कि ये उपकरण धोखाधड़ी को रोकने और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हैं। हाँ, तर्क तो अच्छा है। संचार साथी ऐप से आप अपने नाम पर चल रहे फर्जी सिम कार्ड का पता लगा सकते हैं। ध्रुव या DHRUVA का मकसद हर घर को एक डिजिटल पता देना है, ताकि डिलीवरी और आपातकालीन सेवाएं आसानी से पहुंच सकें। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसमें समस्या क्या है? समस्या इसके लागू करने के तरीके में है। सरकार का निर्देश है कि संचार साथी ऐप को सभी नए स्मार्टफोन्स पर पहले से लोड करके दिया जाए और इसे हटाने का विकल्प भी ना हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब एक सरकारी ऐप आपकी डिवाइस का स्थायी हिस्सा बन जाता है, तो ये सरकार को निगरानी की एक अभूतपूर्व क्षमता प्रदान करता है। सही? ये उस महीन रेखा को धुंधला कर देता है जहां नागरिक की सुरक्षा खत्म होती है और सरकारी निगरानी शुरू होती है। ये नियंत्रण का एक ऐसा रूप है जो अदृश्य है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। नियंत्रण की बात हो रही है तो प्रकृति के नियंत्रण का तरीका तो सबसे अनोखा और हैरान करने वाला होता है। हाँ? स्रोतों में मलेरिया परजीवी पर एक कमाल का वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है। हाँ, ये वाकई फैसिनेटिंग है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मलेरिया का परजीवी जब हमारी त्वचा में घुसता है तो वो सीधे लिवर की तरफ एक सीधी रेखा में नहीं भागता। अच्छा, तो वो क्या करता है? इसके बजाय वो एक खास तरह की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार गति का इस्तेमाल करता है, और इस गति को
कलर्ड नॉइज नामक एक सिद्धांत से नियंत्रित किया जाता है। कलर्ड नॉइज, ये सुनने में किसी म्यूजिक बैंड के नाम जैसा लगता है। इसका मतलब क्या है? नहीं, ये कोई संगीत नहीं है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, एक होती है सीधी गति और एक होती है पूरी तरह से बेतरतीब गति। ठीक है। कलर्ड नॉइज इन दोनों के बीच का रास्ता है। ये एक तरह की स्मार्ट रैंडम मूवमेंट है। और ये परजीवी के लिए क्यों जरूरी है? ये परजीवी के लिए सबसे कारगर तरीका है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को चकमा देने का। यह विकास का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से जीव ने अरबों सालों में जीवित रहने के लिए इतना जटिल तरीका खोज निकाला है। इस तरह के शोध से ही हमें पता चलता है कि हमें बीमारियों से लड़ने के लिए कितनी स्मार्ट रणनीतियां बनानी होंगी। और भारत में बीमारियों से लड़ने की रणनीतियों की तस्वीर भी काफी मिली-जुली है। हाँ, बहुत। एक तरफ तमिलनाडु है, जो कभी HIV का हॉटस्पॉट हुआ करता था। सही। लेकिन आज लक्षित अभियानों के जरिए उस पर नियंत्रण का एक मॉडल बन गया है। बिल्कुल। तमिलनाडु ने ये साबित किया है कि सही डेटा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और जमीनी स्तर पर काम करके किसी भी बड़े स्वास्थ्य चुनौती को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास TB जैसी बीमारी है, जिसके लगभग आधे मामले सिर्फ 5 राज्यों में हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ये दिखाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में वो एक नीति सब पर लागू वाला तरीका काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। तमिलनाडु अब TB के लिए भी एक नया मॉडल अपना रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो डेटा का इस्तेमाल करके ये अनुमान लगा रहे हैं कि किस मरीज की मौत की संभावना ज्यादा है, ताकि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। हाँ, और यही भविष्य है। ये डेटा ड्रिवन और लक्षित नियंत्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप हर किसी पर एक जैसा संसाधन खर्च करने के बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये स्वास्थ्य सेवा में नियंत्रण का एक स्मार्ट तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश में अनाड़ीपन दिखाते हैं, तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार में कोसी नदी पर बने तटबंधों की कहानी है। हाँ, ये कहानी आज की हमारी चर्चा के मूल विषय, नियंत्रण के अनपेक्षित परिणाम का सबसे दुखद और शक्तिशाली उदाहरण है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि अपनी बाढ़ और रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। इसे नियंत्रित करने के लिए दशकों पहले नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे-ऊंचे तटबंध बनाए गए थे। मकसद था कि नदी का पानी गांव में ना फैले, लेकिन इसका असर तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। कैसे? तटबंधों ने नदी को एक संकरे रास्ते में कैद कर दिया है। अब नदी की गाद, जो पहले दूर दूर तक फैल जाती थी, वो उसी संकरे रास्ते में जमा होने लगी है। इससे नदी का तल ऊंचा हो रहा है, साल दर साल ऊंचा होता जा रहा है। नतीजा ये है कि अब जब बाढ़ आती है तो पानी का स्तर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। और जो लोग तटबंधों के बीच रहते हैं, जो लाखों लोग इन 2 तटबंधों के बीच बसे गांव में रहते हैं, उनके लिए बाढ़ अब पहले से लगभग 4 गुना ज्यादा विनाशकारी हो गई है। 4 गुना? हाँ, वो एक तरह से मानव निर्मित कटोरे में फंस गए हैं, जहां से पानी निकल ही नहीं पाता। ये तो भयावह है। मतलब जिस समाधान को बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था, उसी ने बाढ़ को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। यही विडंबना है। यह प्रकृति को नियंत्रित करने की मानवीय महत्वाकांक्षा और उसके अनपेक्षित परिणामों का एक जीता जागता सबूत है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के बड़े पैमाने के विकास से असल में फायदा किससे होता है? क्या उन स्थानीय समुदायों को जो आज पहले से भी बदतर हालात में जी रहे हैं, या किसी और को? तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही जटिल तस्वीर सामने आती है। ये सभी स्रोत एक ऐसे राष्ट्र की कहानी कह रहे हैं जो हर मोर्चे पर नियंत्रण की चुनौती से जूझ रहा है। हाँ। अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को बनाए रखने का संघर्ष, बाजार की ताकतों को साधने की कोशिश, नागरिकों की जानकारी को कंट्रोल करने की मंशा, और प्रकृति पर काबू पाने के गंभीर परिणाम। बिल्कुल। और ये सभी मुद्दे गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो शासन के लिए प्रस्तावित तकनीकी समाधान हो, जैसे संचार साथी ऐप, या कोसी जैसे विशाल परियोजनाएं। हाँ, दोनों एक ही मौलिक सवाल उठाते हैं। विकास का सही रास्ता क्या है और इन कोशिशों की असली कीमत कौन चुका रहा है? ये नियंत्रण की चाहत कहीं हमें फायदे से ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? सही सवाल है। स्रोतों में एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण आंकड़ा है। भारत का R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च, उसकी GDP का सिर्फ 0.64% है। हाँ, जो बहुत कम है। और इसकी तुलना में चीन की हुआवे जैसी एक कंपनी अपनी आय का 20% से ज्यादा R&D पर खर्च करती है। और इसी के साथ भारत में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI जैसी बहुत ही उन्नत
और संभावित रूप से दखल देने वाली न्यूरोटेक्नोलॉजी को अपनाने पर भी चर्चा हो रही है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या? एक तरफ विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आज की हमारी चर्चा के संदर्भ में सही संतुलन क्या होना चाहिए? दिलचस्प सवाल है। क्या हमें BCI जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को बाहर से अपना लेना चाहिए, ये जानते हुए कि इसके नियंत्रण और निगरानी के जोखिम हो सकते हैं, या फिर हम इन शक्तिशाली तकनीकों को अपनी शर्तों पर इसके जोखिमों को जमीन से समझकर बना सके? नियंत्रण की इस नई दुनिया में भारत का रास्ता क्या होना चाहिए? यही आज का बड़ा सवाल है।